हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चंस है। मैनी पीपल इन द टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डेज ड्यू टू कोरोना वायरस। पिछले कुछ दिनों के दौरान शहर के कई लोग कोरोना वायरस के कारण सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। ठीक है, अब इसके दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, यानी कार्रवाई क्या करें ताकि इसका कुछ सोल्यूशन निकल सके। तो पहला यहाँ कार्रवाई क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। सरकार को प्रभावित लोगों की चिकित्सा प्रदान करने के लिए तुरंत स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम भेजी जानी चाहिए। और दूसरा क्या है, द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेज should be kept in a special ward for quarantine and put through proper medication। इस तरह के रोगों से पीड़ित लोगों को संगरोध के लिए मतलब क्वारंटाइन के लिए एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उचित दवा के माध्यम से इलाज किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन में कौन से एक्शन जो हैं वो फॉलो करेंगे बेस्ट होंगे, ये जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसका जब आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका सॉल्यूशन भी बनाऊंगा। ठीक है, जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कथन दिया रहेगा और कार्रवाई से क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक स्टेटमेंट होता है और दो कोर्स ऑफ एक्शन या तीन कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं। हमें ये देख करके पता करना होता है कि कौन से कोर्स ऑफ एक्शन जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे और क्या रूल है इसे सॉल्व करने के लिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो हम लोग अभी जा करके देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टेटमेंट, एजम्पशंस, कॉन्क्लूजन और आर्गुमेंट से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वो अगर आप टॉपिक देखना चाहते हो, अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, तो उसमें भी हमने रूल और रेगुलेशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। वो वीडियो लेक्चर आप देखिए। इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले मैं कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन बता दूंगा। आप यहाँ पर पहले उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या मैंने लिखा है कि कोर्स ऑफ एक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो अ कोर्स ऑफ एक्शन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप और डिसीजन टू बी टेकन अप फॉर इम्प्रूवमेंट और फॉलो अप फॉर फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशंस गिवन इन द स्टेटमेंट। कार्रवाई एक प्रशासनिक कदम या निर्णय है जिसे कथन में दी गई जानकारी के आधार पर समस्याओं के संबंध में सुधार या आगे की कार्रवाई के लिए लिया जा सकता है। मतलब हम कौन सा एक्शन ले ताकि वो प्रॉब्लम का अनुदान हो सके, निदान हो सके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अगर स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स दी रहेगी, किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकल से संबंधित हो सकता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है ना, कोई भी आपका एक बोल सकते हैं कि आम पब्लिक की समस्या भी हो सकती है। उसके आधार पर सॉल्यूशन क्या आप करें ताकि वो सॉल्यूशन का निदान हो सके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हो अपने एग्जाम्स में, है ना, बैंक के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में, तो ये इंटरव्यू में भी इस तरह का पूछा जाता है कि अगर आप आईएएस अफसर बन जाएंगे और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी होती जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व इट। इसे हल करने के लिए टिप्स और ट्रिक क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है, द सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकली पॉसिबल और एडवाइजेबल विच रिड्यूस द प्रॉब्लम। जो समाधान होना चाहिए व्यवहारिक रूप से संभव होना चाहिए या उचित होना चाहिए, जो समस्याओं को कम करता हो, मतलब निदान करे या कम कर दे, सॉल्यूशन कर दे। ठीक है, ये चीज़ हुआ, ये हमारा क्या था, फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी फैक्ट एंड इम्प्रूवमेंट बेस्ड, यह एक तथ्य और सुधार पर आधारित होना चाहिए, मतलब इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट बोला गया है। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला है, फॉर प्रॉपर एनालिसिस चेक विथ यूनिवर्सल ट्रूथ और एक्सपीरियंस।
सार्वभौमिक सत्य और अनुभव के साथ उचित विश्लेषण की जांच करनी चाहिए, यानी जो भी उसमें जो दिया रहेगा उसमें प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ पे हो, एक्सपीरियंस के आधार पर हो, ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या है, द एक्शन शुड बी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स रेदर हार्श एंड अंडरमोक्रेटिव, ठीक है। तो कार्रवाई समस्या के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम होना चाहिए, न कि कठोर और अलोकतांत्रिक। मतलब कि एक ऐसा पॉजिटिव स्टेप हम ले ताकि दूसरों को हरासमेंट ना कर सके, नुकसान ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर अलोकतांत्रिक भी नहीं होना चाहिए, सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और सब लोग उसको झेल सके, मतलब फॉलो कर सके, ठीक है। इसलिए आगे मैंने 5वां पॉइंट लिखा है, इट शुड बी जनरल परसेप्शन नॉट इंडिविजुअल और पर्सनल थिंकिंग। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक जो होना चाहिए, सामान्य धारणा होनी चाहिए, यानी सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, ना कि हम अपना पर्सनल थिंकिंग है ना या इंडिविजुअल सोच करके ही हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको उन सब की बातों को भी ध्यान रखनी चाहिए जो जनरल लोग मानते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट क्या लिखा है, एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट एक्शन इज नॉट अ वैलिड और ट्रू कोर्स ऑफ एक्शन। एक चरम या सख्त कार्रवाई एक वैध या सही कार्रवाई नहीं है। मतलब अगर आप देखें किसी में ऐसा एक्शन लिखा हो जो बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण हो, बहुत ही कठोर हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मान लिया किसी चीज़ में कुछ आपको फर्जीवाड़ा निकला, घोटाला निकला, तो आप क्या तुरंत उसको जेल में डाल देंगे, है ना, या फांसी पे चढ़ा देंगे? नहीं ना, पहले उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा और जो भी प्रॉपर एक्शन होना चाहिए कानूनी रूप से वो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातों को जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन सब बातों को हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका टिप्स एंड ट्रिक्स। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले हमें क्या देखना है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें एक स्टेटमेंट होगा और 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन हो सकते हैं, ठीक है, 1 और 2 या 3 भी हो सकता है। किसी कुछ क्वेश्चन में 3 भी क्वेश्चंस होते हैं। बैंक एग्जाम में बहुत सारे आपने देखा होगा कि 4 देते हैं कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो सब टाइप के भी क्वेश्चन हमने शामिल किया है, वो सब भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर 2 रहे तो उस केस में आपको क्या करनी है, तो पहला अगर सही लगता है तो आप लीजिए ओनली फर्स्ट फॉलो, दूसरा सही लगता है तो ओनली सेकेंड। अगर दोनों ही सही है बट दोनों में से किसी एक से काम चल जाएगा तो आइदर और लेना है, और दोनों ही गलत है एक्शन, ठीक है, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो नाइदर नो लेनी है। और दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दोनों एक्शन साथ में लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोथ आंसर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री is the regular supply of raw material. The producer of raw materials are not getting a reasonable price. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने समस्याओं में से कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति है, इरेगुलर सप्लाई, ठीक है। कच्चे माल के उत्पादकों को और उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है, ये समस्या रखी गई है कथन में, ठीक है। अब इसमें 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन इनमें से कौन सा सही है, तो फर्स्ट बोला है द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। सरकार को अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति विनियमित करनी चाहिए। अब ये बताओ इसमें स्टेटमेंट में सिर्फ किसके बारे में बोला है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में। इसी में इरेगुलर सप्लाई है रॉ मटेरियल की, तो दूसरे इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं है। तो यहाँ पर बोला है अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, तो क्या ये सही है? नहीं ना भाई, जिस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होगा वही इंडस्ट्री का सोल्यूशन किया जाएगा ना, दूसरे के फालतू में क्यों टांग अड़ाएंगे, हो सकता है वो अच्छा चल रहा हो, ठीक है। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट गलत है, ठीक है। सेकंड में बोला है द गवर्नमेंट शुड अनाउंस एन अट्रैक्टिव पैकेज टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए यहाँ फूड प्रोसेसिंग के बारे में बोला है और स्टेटमेंट में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी मिलता जुलता है। अब यहाँ फूड की जगह कोल लिख देता, कुछ और लिख देता तो फिर ये गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसी का ये सोल्यूशन दिया है, निदान दिया है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड यहाँ पर सही होगा, ठीक है जी। यहाँ पर पहला क्या बोला था कि सरकार को अन्य उद्योगों को भी कच्चे माल की आपूर्ति को विनियमित करना चाहिए, जो कि गलत है। अन्य उद्योग से कोई मतलब ही नहीं है, स्टेटमेंट में उसका कोई जिक्र भी नहीं है। स्टेटमेंट में लिखा होता फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ साथ अन्य इंडस्ट्री भी, तब ये एक्सेप्टेबल होता, ये भी सही हो जाता।
दूसरा क्या बोला था, सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चे सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक आकर्षक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जो चीज़ मैंने इंग्लिश में पढ़ा वो हिंदी में मैंने पढ़ दिया, जो हिंदी माध्यम के हमारे स्टूडेंट हैं उनके ये काम आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी हैड अ हंच दैट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम अ सेफ। एक कंपनी के अधिकारी प्रभारी के पास एक कुबड़ था जो कुछ पैसे सुरक्षित से गायब था। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि उसके पास एक कुबड़ मतलब अलमारी था जिसमें पैसे सेफ रखे जाते हैं। ठीक है, और वो पैसे जो हैं वहाँ अलमारी से गायब थे। तो एक उसको कुबड़ मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हंच। ये हंच का मतलब हो गया डाउट। ठीक है, मतलब ऐसा जो श्योर नहीं है। ठीक है, उसको लग रहा है कि कुछ पैसे यहाँ पर गायब हैं, वो श्योर नहीं है। तो क्या करेगा, तो फर्स्ट बोला ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। उसे कर्मचारियों की मदद से इसे प्राप्त करनी चाहिए और बैलेंस शीट से जांचना चाहिए। मतलब उसे देखना चाहिए, काउंटिंग करनी चाहिए कि सही है ना, बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर दूसरा बोला ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस, उसे पुलिस को सूचित करनी चाहिए। तो भाई ये बताओ, अगर उसको डाउट है कुछ पैसे मिसिंग है तो वैसे केस में वो क्या करेगा, पहले उसको बैलेंस शीट से मिलाएगा ना। ठीक है, तभी ना अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पुलिस को बुलाएगा, पहले ही पुलिस को थोड़ी बुलाएगा। तो अगर वो बैलेंस शीट जांच रहा है, जांचने में अगर वो सही पाया गया तो पुलिस की बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसलिए इसमें इमीडिएट एक्शन कौन हुआ, पहला एक्शन जो हुआ वो फर्स्ट है। ठीक है, वो पुलिस को नहीं बुला सकता अभी जब तक वो अपनी तरफ से श्योर ना हो ले, है ना, जांच करके उसको जांच ना कर ले। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा ओनली फर्स्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वाटर लेवल ऑफ ऑल द लेक्स सप्लाइंग वाटर टू द सिटी। शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो अब इसके दो एक्शन दिए भाई, कौन सा सही है। तो फर्स्ट बोला है द वाटर सप्लाई अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पार्शियल कट इन सप्लाई टू टैकल द सिचुएशन। जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। दूसरा क्या बोला है, द गवर्नमेंट शुड अपील टू ऑल द रेसिडेंट थ्रू मास मीडिया फॉर मिनिमम यूज ऑफ वाटर। सरकार को न्यूनतम पानी का उपयोग करने के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। तो देखिए, आप यहाँ पर शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले झील के स्तर में गिरावट आ रही है। गर्मी के दिन में तो अक्सर होता है, दिल्ली में भी पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। तो फिर क्या करेगा भाई, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। तो जो जल अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्शियल कट करना शुरू करते हैं, है ना। इसके बाद फिर उसके बाद पेपर के माध्यम से, है ना, या किसी भी मास मीडिया के माध्यम से वो क्या करते हैं, लोगों को सूचित करते हैं कि भाई इतना वैसे पानी की कटौती होगी, आप उसे स्टोर करके रख लें। तो यानी दोनों चीज़ होती है ना, जनरल वे में हम लोग तो यही सब देखते हैं। ठीक है, सरकार भी क्या करती है, अपील करती है राज्य सरकार कि भाई अपने पानी का इस्तेमाल कम से कम करें या ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें, स्टोर करके रख लें। ठीक है, ये दोनों ही एक्शन जो है यहाँ पर सही होगा। कुछ लोग गलतफहमी में इधर और ले लेते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर वाटर सप्लाई खुद कट कर ले तब भी सिचुएशन हैंडल हो जाएगा, या तो लोगों को कह दे वो कम पानी का इस्तेमाल करे। नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए सिचुएशन हैंडल करने के लिए। इधर लोग पानी भी कम इस्तेमाल करें और उधर जो है रेगुलर सप्लाई का है वो भी थोड़ा सा पार्शियल कट करें। ठीक है, तब सोल्यूशन बढ़िया होगा, सही निदान हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज क्रिएटिंग हेल्थ हजार्ड्स फॉर पीपल लिविंग इन द सिटी। वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। तो फर्स्ट बोला है ऑल इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित कर देना चाहिए। और दूसरा क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड टेक स्टेप फॉर कन्वर्टिंग ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स टू रन ऑन सीएनजी। परिवहन अधिकारियों को सीएनजी पर चलाने के लिए सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को परिवर्तित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब क्या लगता है, अगर आप एक नज़र में ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों सही है।
बट क्या वास्तव में हकीकत में ये दोनों सही है? अगर यहाँ पर क्या संभव है कि किसी शहर के जितने भी इंडस्ट्री हैं सबको उठा करके शहर के बाहर शिफ्ट कर दें? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए फर्स्ट जो है ऑल के कारण यहाँ पर रॉन्ग हुआ। ये कीवर्ड जो है जो हमने लिखा था, जो आप पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे, स्टेटमेंट कंक्लूजन है ना, स्टेटमेंट एजम्पशंस में जो कीवर्ड थे वो लगभग इसमें भी काम आ जाएगा। ओनली, ऑलवेज है ना, एनी, एग्जैक्टली, ऑल, ये सब टाइप के टर्म रहे तो हमें ध्यान से देखना चाहिए, वो गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ऑल सभी इंडस्ट्री को हम लोग शिफ्ट करें। हाँ, अगर ऑल के जगह सम लिखा होता तो ठीक है, कुछ इंडस्ट्री को किया जा सकता है शिफ्ट, तो सॉल्यूशन कुछ हो जाता है ना, कुछ तो निदान हो जाता, पूरा एयर पोल्यूशन खत्म नहीं होता लेकिन बहुत हद तक तो कमी आ जाती। लेकिन सभी इस इंडस्ट्री को लेके जाना संभव नहीं है। ओके, अब दूसरा में बोला है इसी तरह यहाँ भी देखिए, ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ भी ऑल लिखा है। क्या ये पॉसिबल है सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में करने का? भाई कुछ तो फैसिलिटी नहीं होती, इतनी गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ होती हैं, उसमें डीजल में होते हैं, कुछ पेट्रोल में होते हैं, पेट्रोल वाले सीएनजी में तो खूब जाते हैं, डीजल गाड़ियाँ पॉसिबल ही नहीं पाता, ऐसा कुछ बना ही नहीं उसे, वो फिर वो फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा, ऐसा तभी होगा पाएगा। और भी कुछ हो सकता है, सम हो सकता है, बट ऑल तो नहीं हो सकते, है ना। इसलिए ऑल के कारण ही ये दोनों आंसर गलत होगा, ये इसका आंसर चला जाएगा नाइदर नॉर में। ठीक है, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट, द खरीफ क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 years इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द फार्मर्स हार्वेस्टेड लेस देन 50% ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज ईयर्स। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, जिले में लगातार 3 वर्षों से खरीफ की फसलें जो हैं कीटों से प्रभावित हुई हैं। ठीक है, और किसानों ने इन वर्षों के दौरान जितने भी उपज किए थे उसका 50% से कम उसको मिला है, काट पाए, बाकी सब कीड़े मकोड़े खा गए, है ना, तो 50% से कम ही काट पाए। ठीक है, ये बोला है स्टेटमेंट में। अब फर्स्ट क्या लिखा है, द फार्मर शुड सीक मेजर टू कंट्रोल द अटैक्स ऑफ इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर। किसानों को अगले वर्ष अपनी फसलों की रक्षा के लिए कीड़ों से हमले को नियंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। जैसे हो गया इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, छिड़काव वगैरह भी होता है, वो सब कुछ भी उपाय होना चाहिए, तो वो होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला है, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस टू खरीफ क्रॉप्स कंसिडरेबली टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्टेड ऑफ फार्मर्स। सरकार को किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य काफ़ी बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है सिर्फ पहले से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को भी कुछ हेल्प करना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आप क्या लेंगे, बोथ 1 and 2। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, द प्राइसेज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट हैव राइजन बाय अबाउट 40% इन द मंथ्स टाइम एंड शो नो डाउनवर्ड ट्रेंड। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 1 महीने में लगभग 40% की वृद्धि हुई है और नीचे की ओर कोई रुझान न दिखा है। अब इसके 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है भाई। द पेट्रोल प्राइसेज इन द डोमेस्टिक रिटेल मार्केट शुड इमीडिएटली बी इंक्रीज्ड बाय अबाउट 30% टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट एस्केलेशन। यानी घरेलू खुदरा बाजार में लागत वृद्धि को अवशोषित करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में 30% तुरंत वृद्धि होनी चाहिए। भाई उधर 40% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ बोल रहा है 30% की तुरंत वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सब्सिडी टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट एस्केलेशन। सरकार को लागत वृद्धि को अवशोषित करने के लिए, मतलब घाटा कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। अब देखिए, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो पेट्रोल की कीमत में दाम बढ़ने की जरूरत क्या है। अगर पेट्रोल की कीमत में 30% बढ़ा रही है, ठीक है, अभी तेल का दाम अगर बोलें 70 रुपये से ऊपर है तो 30% का मतलब क्या हुआ, 70 का 30% निकालेंगे तो 2-3 रुपये बढ़ ही जाएगा, है ना। उस केस में ये हो जाएगा। तो उतना बढ़ाने अगर बढ़ा ही देंगे तो सब्सिडी फिर क्यों देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हाँ, अगर 10% बढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 70 का 30% मतलब 21 रुपये के आसपास हो गया। ठीक है, तो 21 रुपये अगर बढ़ाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर सब्सिडी देने की क्या जरूरत है। जब सब्सिडी दे रहे हैं तो फिर 30% बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर 10% बढ़ता है या 5% बढ़ता, 2-3 रुपये ही बढ़ता, 70 रुपये के हिसाब से अगर 2 रुपये 3 बढ़ाए तो चलो ठीक है, इधर 2 रुपये बढ़ा दिया, इधर कुछ सब्सिडी भी दे दिया,
मतलब 2 रुपये बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, लगभग 5% से भी कम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही उपाय काफ़ी है, मतलब दोनों की ज़रूरत नहीं है। सही दोनों जरूर है, बट ऐसे केस में यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बोथ में नहीं होगा, वो किस में होगा, आइदर और में। तो जो हमने थर्ड ऑप्शन दिया था, सी ऑप्शन था आइदर और का, वो यहाँ पर इस केस में आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ पर मैंने पहले ही स्टार्टिंग में दिखा दिया था। थर्ड ऑप्शन में हमने आइदर और लिए थे, फोर्थ ऑप्शन में नाइदर नॉर, और फिफ्थ ऑप्शन में बोथ लिए थे। यहाँ पर सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेनी पीपल इन द टाउन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेज ड्यूरिंग पास्ट फ्यू डेज ड्यू टू कोरोना वायरस। हमने कोरोना वायरस पे ये क्वेश्चन तैयार किया है। आजकल जान रहे हैं आप, कोई कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे ही हैं, अब धीरे धीरे छूट मिल रही है। तो कोरोना वायरस से ये क्वेश्चन हमने तैयार किया है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान शहर के कई लोग कोरोना वायरस के कारण सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं। अब कोरोना वायरस में होता क्या है, सांस से संबंध, फेफड़े ही खराब होते हैं, यानी सांस से संबंधित ही बीमारियां होती है ना। खांसी से गला जाम हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके कारण दम घुटने ऐसा महसूस होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी इसका कोई सोल्यूशन इलाज नहीं है, लेकिन ये है कि दवा के हिसाब से इसमें अगर इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये सब कुछ दवा दी जाती है, जिससे रोगी बच भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या लिखा है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। सरकार को प्रभावित लोगों की चिकित्सा प्रदान करने के लिए तुरंत स्वास्थ्य पेशेवरों की एक टीम भेजनी चाहिए। और दूसरा क्या लिखा है, द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीजेज should be kept in the special ward for quarantine and put through proper medication। ठीक है, इस तरह के रोगों से पीड़ित लोगों को संगरोध के लिए, संगरोध का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि वो क्वारंटाइन बोलते हैं, उसी को करने के लिए एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, यानी उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है, और फिर उचित दवा के माध्यम से इलाज किया जाना चाहिए। अभी दवा का तो इलाज है नहीं, लेकिन जो भी उचित दवा दिया जा सकता है उस केस में इसका इलाज हो सकता है। अभी भारत देश में क्या है, 1 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर मृत्यु भी है वो 2-3 हज़ार के आसपास है, यानी बाकी जो अफेक्टेड है वो सही हुए हैं ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है, कि तरह बहुत सारे सही भी हुए हैं। तो इसलिए दवा के, इसकी बीमारी की इलाज तो नहीं है, लेकिन वही है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा दवा दिया जाए ताकि वो उनके शरीर की ताकत बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही सही होगा हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट होगा क्वारंटीन कर दिया, या सेकंड में क्वारंटीन लिखा है तो क्वारंटीन कर दिया बस। ठीक है, दोनों ही काम यहाँ पर होंगे, उनको अलग भी रखना है, साथ में प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल को भेजना है, डॉक्टर नर्स जो भी हैं, और ताकि वो उनका समुचित इलाज किया जा सके। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, हमने अभी जो भी क्वेश्चन किए उन सब में क्या थे, 2 ही कोर्स ऑफ एक्शन थे, है ना। स्टेटमेंट 1 था और 2 कोर्स ऑफ एक्शन थे। यहाँ पर अब मैं स्टेटमेंट 1 तो रहता ही है, 3 कोर्स ऑफ एक्शन के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये किसी न किसी बैंक एग्जाम में पूछे हुए हैं, किसी सीसेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे, मतलब डिफरेंट जो एग्जाम में पूछे हुए उन्हीं का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्कर्स would be going on strike for want of getting their demands approved by the managements, a notice from union to management। प्रबंधन से अपनी मांगों को मंजूर करने के लिए श्रमिक हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन से प्रबंधन को एक नोटिस मिला है। ठीक है, यूनियन ने दिया है नोटिस। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोला है इसमें, तो मैनेजमेंट मस्ट डिक्लेयर अ लॉकआउट बिफोर द स्ट्राइक टेक्स प्लेस। प्रबंधन को हड़ताल होने से पहले तालाबंदी की घोषणा कर देनी चाहिए, मतलब बंद कर देनी चाहिए, सब लोग छुट्टी पे चल जाओ। ठीक है, फैक्ट्री बंद है, ये करना चाहिए, बोल रहा है पहला। दूसरा बोल रहा है मैनेजमेंट मस्ट होल्ड टॉक्स विद द कंसर्न लीडर्स एंड डिस्कस द इशू बायलैटरली। प्रबंधन को संबंधित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करनी चाहिए और मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, और तीसरा बोला ऑल वर्कर्स दोज आर गोइंग ऑन स्ट्राइक शुड बी सस्पेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं उन्हें प्रबंधन द्वारा निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अब ये 3 एक्शन में कौन सा एक्शन आपको सही लग रहा है, क्या तीनों सही है कि कोई एक सही है ना, कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट में जो बोला है कि मस्ट डिक्लेयर ए लॉकआउट, ये लॉकआउट जो कर रहा है ये हुआ समस्या से भागने वाली बात,
यानी कंपनी अपनी समस्या को फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की समस्या को ना समझे और सीधे तालाबंदी कर दे, ये गलत बात है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल रॉन्ग होगा। दूसरा बोला है कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो लीडर से बात करे और जो भी इशू है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ये हुआ तरीका, है ना, यही होगा ना भाई। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर रहेंगे और आपके अंदर काम करने वाले लोग स्ट्राइक करेंगे तो क्या आप करेंगे भाई, कंपनी बंद कर दें, है ना, बंद करके भाग जाएं या छुट्टी कर दें? ऐसा नहीं कर सकते ना, उसमें बात करनी पड़ेगी भाई क्या बात है, क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, ये सब। ये सही तरीका होता है कोर्स ऑफ एक्शन का, सेकंड सही है। और तीसरा बोला है ऑल वर्कर्स जो है, जितने भी वर्कर उनको सस्पेंड करने चाहिए, ये भी गलत है भाई। वो क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हैं ये तो पता करें। ठीक है, डायरेक्ट सस्पेंड करना तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, ये पता चले कि कंपनी अपनी जगह पे ठीक है और वर्कर्स की मांगी नाजायज़ है ना, बहुत ज़्यादा इलीगल है, तो फिर उस केस में कभी कभी ऐसा लिया गया है निर्णय किसी कंपनी के द्वारा। लेकिन सबसे पहले तो बात किया जाता है ना, बात करने पर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है, तब भी अगर अड़े रहे ना माने, है ना, अपनी जिद करे, तब ये स्टेप लिया जाता है थर्ड वाली। लेकिन ये पहले सेकंड यहाँ पर आपको लेना है इमीडिएट एक्शन, मतलब पहला क्या प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए वो लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या बनेगा, बी, यानी ओनली सेकंड जो है वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आर्मी हैज़ बीन अलर्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉलोइंग फ्लड्स ट्रिगर्ड बाय इंसेसेंट रेन्स। ठीक है, लगातार बारिश से बाढ़ के बाद जिले में सेना को अलर्ट किया गया है। तो फर्स्ट क्या बोला है, द रिलीफ टू फ्लड अफेक्टेड पीपल शुड बी अरेंज्ड। ठीक है, बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, सप्लाई ऑफ फूड आर्टिकल्स शुड बी अरेंज, खाद्य लेखों की आपूर्ति भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा बोला एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी अरेंज, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो देखिए जैसे हाल में ही अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान नामक एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन बोल सकते हैं, तूफान बोल सकते हैं, प्रचंड तूफान, है ना। तो उसमें क्या हुआ था भाई, पहले से ही अफेक्टेड लोगों को अरेंज कर लिया गया था, है ना, उनको हटा करके उनको ऐसा जगह रख दिया गया था ताकि वो तूफान से कम नुकसान हो, इसलिए मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हुई। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, 50-60 साल पहले या 25-30 साल पहले भी जब तूफान आते थे तो उसमें हज़ारों लाखों लोग मर जाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि सरकार ने पहले से ही एक्टिव होकर के ये सब व्यवस्था कर लिया, जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रही। हाँ, बाकी सब जो है सामान बर्बाद हो रहे हैं वो तो होना ही, उतना तो होता ही है। अब घर उठाकर कहाँ ले जाएगा आदमी भाई, बाकी जो चीज़ें वो तो अपनी जगह पे ही रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो तीनों सही है। ठीक है, कि इसमें रिलीफ होनी चाहिए और सप्लाई भी होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद एडिक्वेट मेडिकल व्यवस्था भी होनी चाहिए, खानों की भी सप्लाई होनी चाहिए, सब चीज़ अच्छी है। मतलब कि ये सब तीनों ही नेसेसरी हैं, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल फॉलो बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर ऐसे बनाते हैं। ओके, पिछला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेगा, द वेहिकुलर ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज सो मच इन द रिसेंट पार्ट, ठीक है, रिसेंट पास्ट, that it takes at least 2 hours to travel between the city and the airport during peak hours। मतलब क्या हुआ, हाल के दिनों में पीक आवर्स के दौरान शहर और हवाई अड्डे के बीच वाहनों का आवागमन इतना बढ़ गया है कि इसमें कम से कम 2 घंटे की यात्रा लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट पहुंचने में। तो क्या करना चाहिए भाई, इसका सोल्यूशन क्या है। तो फर्स्ट लिखा है नन एयरपोर्ट बाउंड व्हीकल शुड नॉट अलाउड टू प्ले ऑन द रोड कनेक्टिंग द सिटी एंड द एयरपोर्ट। गैर हवाई अड्डा बाध्य वाहनों को शहर और हवाई अड्डा को जोड़ने वाली सड़क पर खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। खेलने की अनुमति का मतलब ये हो गया कि उस जगह पे अगर एयरपोर्ट आपको नहीं जाना है तो उस रोड से आप ना जाएं। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना किसी शहर में कि एयरपोर्ट भी जाती है, वही सड़क दूसरी जगह भी जाती है। तो भाई जिसको दूसरी जगह जाना है और जाने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर कैसे इसको आप रोक सकते हैं। इसलिए पहला जो है वो सोल्यूशन बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, द लोड ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक शुड बी डाइवर्टेड थ्रू वेरियस लिंक रोड्स ड्यूरिंग पीक आवर्स।
पीक घंटे के दौरान विभिन्न लिंक सड़कों के माध्यम से वाहनों के आवागमन को रोक दिया जाना चाहिए। अब जैसे मान लिया इधर से भी कोई आ रही है गाड़ी, इधर से भी रास्ता है जाने को, तो वो जो एयरपोर्ट की जा रही है उस रास्ते को लिंक को डाइवर्ट कर दे कि आपको इधर से होकर के जाना है, एयरपोर्ट से होकर न जाए। ठीक है, तो ये तरीका सही है, ये सोल्यूशन है। इसमें क्या होगा, सड़कों पे जाम की समस्याएं कम होंगी, जो 2 घंटे यात्रा करने में लगते हैं वो समय कम जाएगा, है ना। तो ये सोल्यूशन सही है। तीसरा बोला है द डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ फ्लाइट शुड बी रेगुलेट सो एज टू अवॉइड कंजेशन ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स के दौरान उड़ानों की रवानगी और आगमन को विनियमित कर दिया जाना चाहिए ताकि भीड़ से बचा जा सके। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि डिपार्चर और अराइवल को फ्लाइट्स को जो रेगुलेट कर दिया। भाई अगर ये बताओ, जनरली होता क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। मतलब बीच में दोपहर के समय नहीं होते, लेकिन सुबह और शाम में तो अक्सर होते हैं। लोग ऑफिस जाते हैं फिर वापस आते हैं शाम में, तो उस समय फ़्लाइट ना उड़े, ये कैसे हो सकता है। तो ये भी सही तरीका नहीं है। हर फ्लाइट का एक अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करना मुश्किल है, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, ओनली सेकंड ही बनेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पर सही है, बाकी सब जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम सबकी ये समस्याएं हैं। ठीक है, जनरल समस्याएं हैं, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में ही पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिएगा। क्या लिखा है, करप्शन इज़ द रूट काउज ऑफ इनएफिशिएंसी इन इंडिया। भ्रष्टाचार भारत में अक्षमता का मूल कारण है। बताइए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे। ऐसे इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितना 3 ही है ना कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको इसी तीनों में आपको बतानी है। आप इंटरव्यू में तो अपने तरफ से बहुत से बोल सकते हो, लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन जो है, 3 कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको देख करके आपको बतानी है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्या लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कमिटी विच कैन मेजर इनएफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ करप्शन। ठीक है, यानी हिंदी में क्या हुआ, एक समिति होना आवश्यक है जो भ्रष्टाचार के आधार पर अक्षमता को माप सके। ये लग रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से जो करप्शन है वो उसको निकाल सकते हैं, ये सही हम कर दिया। ठीक है, दूसरा बोला है द सैलरी ऑफ एवरीबडी टू बी डबल। हर किसी का वेतन दुगना हो जाए, उससे क्या होगा भाई, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना हुआ। अब जिसको 50,000 महीना मिलता है उसको 1 लाख कर देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो घोटाला नहीं करेगा, वो तो चाहेगा भाई करोड़ों कमाए। ठीक है, इसलिए ये तरीका भी सही नहीं है। जिसकी 5 लाख सैलरी है उसको 10 लाख भी कर देंगे ना, तब भी वो अगर घोटाला करना चाहेगा, तो करप्ट करना चाहेगा तो कर सकता है। इसका ये सोल्यूशन नहीं हुआ। तीसरा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट टू द स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू चेक द करप्शन। ठीक है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी भ्रष्टाचार की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को मजबूत किया जाना चाहिए। ये सही है, मतलब वो स्ट्रिक्ट रहें, नज़र रखें कहाँ कहाँ घोटाला हो रहा है, तो फिर ये काम से कुछ हद तक कमी आ सकती है, भ्रष्टाचार पे कमी आ सकती है, रोकथाम थोड़ी लग सकती है। तो इसलिए यहाँ आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5वां होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सेकंड हमारा सही नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सबको। अब देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, देयर इज अ ग्रेट डिले इन ऑब्टेनिंग द बैंक लोन because a lot of time is spent in checking the credit worthiness of the applicant। बैंक ऋण प्राप्त करने में बहुत देरी होती है क्योंकि आवेदक की क्रेडिट योग्यता चेकिंग में बहुत समय खर्च होता है, व्यतीत होता है। ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम लिखा गया है। तो क्या इसका निदान है भाई, क्या सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट बोला गया द क्रेडिट वर्दनेस काउज शुड बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। क्रेडिट पात्रता का कारण पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्या ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये कैसे एलिजिबल है, क्या है, ये सब करना पड़ेगा ना। दूसरा बोला है अ पार्ट ऑफ द लोन इज टू बी सैंक्शन इमीडिएटली with high rate of interest while the remaining part of the sanction after regular checking of credit worthiness of the applicant। ऋण का पहला हिस्सा ब्याज की उच्च दर के साथ तुरंत मंजूर किया जाना चाहिए, शेष भाग आवेदक की ऋण पात्रता की नियमित जांच के बाद स्वीकृत किया जाएगा। ये भी गड़बड़ है, नहीं ये सोल्यूशन नहीं है भाई, इससे तो आवेदक भाग जाएगा, निराश हो जाएगा।
ठीक है जी, गलत है। तीसरा बोला द सिस्टम फॉर चेकिंग द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द एप्लीकेंट इज टू बी रिव्यूड एंड सिंप्लीफाइड। ठीक है, आवेदक की ऋण पात्रता की जांच करने की प्रणाली की समीक्षा और सरलीकृत की जानी चाहिए। ठीक, ये सही है। इसको जो है सिंप्लीफाइड कर दे तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। ये जो देरी हो जाती है ना बैंक ऋण प्राप्त करने में, ये सब से थोड़ा सा कम हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ओनली थर्ड फॉलो। ठीक है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये था हमारा स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन से क्वेश्चंस। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर लें नेट से या मार्केट से बुक से परचेज कर लें और उसको रेगुलर बनाएं। स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें साथ में कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, एजम्पशंस, आर्गूमेंट, ये सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उसको जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, और आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो ये सब दिमाग में आपका इसका सॉल्यूशन भी साथ में तैयार रहेगा और डेवलप भी करेगा। ठीक है, तो मैं इजाज़त हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे दूर गांव में बैठे हैं, नहीं पढ़ पाते, शहर में ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाते, उनको ये जानकारी मिल जाए और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बना सके। फ्री सेवा है ये, उसमें कोई पेमेंट नहीं लगता। ठीक है, जय हिंद।